हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज की वीडियो फॉरेस्ट नर्सरी और प्लांट नर्सरी के रिगार्डिंग है, जो कि बॉटनी एंड फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दोनों के लिए, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैंने इस फॉर्मेट में बनाई है कि इससे आपके साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे, और आप इसको क्या कर सकते हो कि बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इससे अच्छी खासी आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी और इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट नर्सरी की, वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ फॉरेस्ट नर्सरी की। देखिए, इसकी पढ़ लेते डेफिनेशन। नर्सरी इज डिफाइंड एज एन एरिया वेयर प्लांट्स आर रेज्ड फॉर इवेंचुअल प्लांटिंग आउट हैज ऑर्डिनरली बोथ सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांट्स। एनॉन ने 1966 में डिफाइन किया गया था कि जो नर्सरी है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाता है, बड़ा किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि आने वाले टाइम में जब वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाए तो उसको बाद में कहीं और ट्रांसप्लांट किया जाए। और वो प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं ना, वो हो सकते हैं आपके सीड्स के थ्रू भी किए जा सकते हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स को कहीं से लेके वहाँ पे लगा के थोड़ी कुछ टाइम के लिए उसको ग्रो करने के लिए लगाया जाता है, और अच्छी खासी उसकी टेक केयर की जाती है। ठीक है, और फिर देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? नर्सरी में भेजा जाता है। ठीक है, नर्सरी क्लास बोलते हैं ना एक, वहाँ पे शुरू से ही शुरुआती दौर में से ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया जाता है। बस एक बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो अपने घर से दूर रह के क्या वो टाइम स्पेंड कर सकता है, इस चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि आने वाले टाइम पे वो स्कूल की स्टडी अच्छे से की जाए या स्कूल आवर्स अच्छे से स्पेंड करें। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो वही चीज़ें यहाँ की नर्सरी में भी हैं, ये प्लांट नर्सरी है उसमें भी है। उसमें क्या किया जाता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको उगाया जाता है ताकि वो क्या कहते हैं, मतलब अच्छे खासे प्लांट बने, ग्रो हो जाएँ, और उसके बाद वो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जो एडवर्स कंडीशन है वहाँ पे भी जाके ग्रो कर सके, तो उसी को नर्सरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ वेल डिफाइंड नर्सरी कंप्रेजेस ऑफ नर्सरी बेड पाथ्स। अच्छा देखिए, इसमें ये बता रहा है कि एक अच्छी नर्सरी किसको बोलेंगे आप, यानी कि एक अच्छी नर्सरी के पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, उसमें क्या होता है, नर्सरी बेड बने होते हैं, यानी कि अलग अलग ऐसे बेड बने होते हैं जिसमें कि या तो इसमें आपका मान के चलो एक ही स्पीसीज़ के प्लांट्स उगाए जाते हैं, या फिर अलग अलग सीडलिंग भी हो सकती है आपकी, अलग अलग स्पीसीज़ की सीडलिंग भी हो सकती है। तो क्या होता है, बेड होता है सबसे ज़रूरी है। और जो स्टाफ इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, यानी कि जो उसकी टेक केयर करते हैं, उन लोगों के लिए एक पाथ होना चाहिए बीच में। अभी मैं इसको आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी। और साथ में ट्रैक्टर होना चाहिए, गैराज, और उसके बाद साइट्स पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने के लिए एक गैराज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में इरिगेशन का जो एक अच्छा खासा प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई का। अब देखिए, प्लांट के लिए तो मेन वही होता है कि न्यूट्रिएंट और साथ में आपका सनलाइट एंड पानी। ठीक है, तो इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी होता है, स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था एंड स्टाफ, ताकि 24 आवर या जब भी ऐसा कुछ जैसे पाला पड़े उससे बचाने के लिए, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, इन सब चीज़ों से जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन उससे बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए स्टाफ के लिए भी अच्छा सा वेल मैनेज्ड शेल्टर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नर्सरी को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो एक तो है लार्ज नर्सरी और दूसरी थी स्मॉल नर्सरी। अब लार्ज नर्सरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसी नर्सरी जहाँ पे मोर देन 1 लाख सीडलिंग, यानी 1 लाख सीडलिंग या मोर देन 1 लाख सीडलिंग क्या होती हैं, पर ईयर प्रोड्यूस की जाती हैं उस नर्सरी को, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है मीन्स, तो उस नर्सरी को बोलते हैं लार्ज नर्सरी। ठीक है, और वहीं पे स्मॉल नर्सरी हम उसको कहते हैं कि जिसकी कैपेसिटी 50,000 सीडलिंग पर ईयर करने की है, या फिर उससे लेस जहाँ पे हम उगाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल नर्सरी। ठीक है, बाकी जो क्लासिफिकेशन है इसके, वो आप बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरी रो जो है ना, ये क्या है, एक एक बेड का काम करती है, यानी कि इसको एक सीडलिंग बेड बोलोगे आप। ठीक है, ये वाला एरिया, और फिर ये एरिया, ये। अच्छा देखिए, बीच में आपको एक जगह दिख रही है ना, तो ये क्या है कि यहाँ पे आपका ये पाथ बनाया गया है, यानी कि अब जब हमें अगर इस वाले, यानी कि यहाँ की, जब हमें इस पोर्शन की अगर टेक केयर करनी है, देखना है वहाँ पे, तो क्या होगा,
कि यहाँ से हम लोग जाके यानी यहाँ पे हम ईज़िली जाके उससे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर साथ-साथ में खेत में क्या होता है कि सारी चीज़ें साथ-साथ में होती है ना, जिससे कि क्या होता है कि अगर हम पैर रखेंगे तो क्या हो जाता है बगल वाली फसल या दूसरा वाले प्लांट को हार्म पहुँच जाता है। तो इस तरीके से एक पाथ्स भी बनाए जाते हैं ताकि टेक केयर करने में ईज़ी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीडलिंग बेड, देख ले। और फिर आता है ट्रांसप्लांट बेड क्या होता है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं अभी। देखिए, जो नर्सरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है नर्सरी बेड, जो कि मैंने आपको दिखा दिया 2 टाइप का, ठीक है? अब फिर पढ़ लेते हैं। Nursery bed is prepared area for sowing seed, transplanting or rooting of cuttings on the basis of kind of plants growing in them. Nursery beds are classified in two, देखिए 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक तो है सीडलिंग बेड्स और दूसरा है ट्रांसप्लांट बेड, ठीक है? देखिए सीडलिंग बेड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, जो कि हमने ऊपर फिगर में देख लिया है। बेड्स इन विच सीडलिंग आर रेज्ड ईदर फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन अदर बेड्स और फॉर प्लांटिंग आउट आर कॉल्ड सीडलिंग बेड्स। मीन्स कि ऐसे बेड्स यानी कि नर्सरी में जो ऐसे बेड्स होते हैं जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं अनदर बेड्स में प्लांटिंग आउट के लिए, उन्हीं को बोलते हैं सीडलिंग बेड्स। यानी कि आपने कोई प्लांट उगाया है तो उस जब वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो क्या है, ये तो ऑब्वियस है कि उसने फिर कहीं और जगह जाना है, यानी कि कहाँ जहाँ पे वो सुटेबली इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो उसको बोलते हैं सीडलिंग बेड। और अगली बात आती है ट्रांसप्लांट बेड की, तो उसमें देखिए आर दोज इन विच सीडलिंग बेड्स आर ट्रांसप्लांटेड बिफोर प्लांटिंग आउट ऑन द साइट। यानी कि देखिए सीडलिंग जो होता है, सीडलिंग बेड से बाहर प्लांट होने से पहले वो एक और जगह शिफ्ट किया जाता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट बेड। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं यहाँ पे स्कूल वाली नर्सरी, बच्चों वाली नर्सरी की बात कर रही हूँ, किड्स की। तो वहाँ पे क्या होता है कि नर्सरी में बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले, और उसके बाद थोड़ी बहुत गाइडेंस उसके पेरेंट्स से होती है, और बाकी थोड़ी बहुत टीचर्स जो बताते हैं स्कूल में यानी नर्सरी में, वो चीज़ें वो लर्न कर लेता है। तो फास्ट लर्नर जो बच्चा होता है या इफ़ेक्टिव जो बच्चा होता है, तो वो वहाँ से सीधे ट्रांसफ़र होके कहाँ चले जाता है, एलकेजी में डाल दिया जाता है उसको, ठीक है? और एलकेजी में डालने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, यूकेजी में। ऐसे-ऐसे उसकी क्लासेस बढ़ने लगती हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि उसने नर्सरी से पहले उसको कहाँ डाल दिया गया, एलकेजी में डाला गया, और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, यूकेजी में किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं आपका ट्रांसप्लांटिंग बेड, ठीक है? बट सीडलिंग बेड की बात अगर करते हैं तो नर्सरी के बाद अगर बच्चे को काफ़ी इफ़ेक्टिव बच्चा है और फास्ट लर्नर है और उसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी ऐसा लगता है उसका अगर इंटरव्यू लिया जाए तो बच्चा काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बच्चे का दिमाग अच्छा है ये सोच के, तो कभी-कभार क्या कर देते हैं पेरेंट्स, उसको नर्सरी से सीधे-सीधे एलकेजी में डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। तो इसको बोलते हैं आपका सीडलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि हमारे लिए नर्सरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये काफ़ी कन्वीनिएंट होता है टेक केयर करने के लिए, जो भी सीडलिंग्स वहाँ पे होती हैं, जैसे कि मैंने आपको नर्सरी बेड दिखाया था अभी पिक्चर के थ्रू, तो वहाँ पे इसको आसान से तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉफ्ट सीडलिंग को। और अब देखो एक प्लांट को टेक केयर करने के लिए हमें क्या है, उतना ही टाइम लगेगा जितना कि हमें बाकी का भी लगेगा। तो जहाँ पे हम एक प्लांट की कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं हम उसी की जैसे और भी प्लांट्स की या और भी सीडलिंग्स की टेक केयर कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंट जगह होती है नर्सरी। और दूसरी बात है, इट्स ईजी टू प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। और वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी स्टाफ काम करता है हमेशा, इंसेक्ट पेस्ट ये सारी चीज़ें आपका पेस्ट कंट्रोल के लिए चीज़ें की जाती हैं, और वहाँ की सॉइल टेस्टिंग होती है, देन ही नर्सरी वहाँ पे की जाती है, देन ही नर्सरी वहाँ पे बनाई जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेस्ट होते हैं या फिर जो भी प्लांट्स को डिजीज़ जो होनी होती है उससे भी उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है नर्सरी में। और लैंड यूज़ इकोनॉमिक्स, यानी कि अच्छी खासी आपकी लैंड का भी यूज़ हो जाता है, और जो सॉइल की उस लैंड की सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ऑब्वियसली वो भी बढ़ती रहती है। उसके बाद है
वी कैन ग्रो पीसियस एंड वेरी स्मॉल सीड्स इफेक्टिवली एंड विदाउट वेस्ट। और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी सीड को हम इफेक्टिवली उगा सकते हैं और साथ साथ में बिना वेस्ट किए हुए वहाँ पे चीज़ें उग सकती हैं, सीडलिंग्स उग सकते हैं। ठीक है। मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंड इन द मेन फील्ड बाय चूजिंग हेल्दी यूनिफॉर्म एंड ड्यूरेबल सीडलिंग फॉर द नर्सरी इटसेल्फ। देखो, हम लोग एक यूनिफॉर्म स्टैंड भी कर सकते हैं, यानी देखिए अगर हमने अच्छे तरीके से उसको उगाया है, या फिर हम ऐसे सीड्स का कलेक्शन ले सकते हैं कि जिसमें जो डिजीज़ फ्री होते हैं और जो यूनिफॉर्मली हेल्दी जो सीड होते हैं उनका चूज़ करके हम लोग वहाँ पे सीडलिंग लगाई जाती है नर्सरी में। ठीक है। फिर है इट इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट मटेरियल। और ये क्या होता है कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड होता है जो प्लांट मटेरियल जो भी होगा, जो भी स्पीसीज़ का आप लगा रहे हो सीड, तो उसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प होती है। दिस सेव्स फार्मर्स टाइम, मनी एंड एफर्ट टू ग्रो सैपलिंग्स। अब देखिए, नर्सरी से जैसे कोई भी फार्मर्स को अगर कुछ लेना है, यानी कि कुछ छोटी छोटी सीडलिंग लेनी है, तो कहाँ जाएगा वो? नर्सरी। किसी का प्लांट, किसी छोटी चीज़ का भी उसको अगर प्लांट लेना चाहिए, वो फ्लावर के हॉर्टिकल्चर में हो या फिर आपका पास्चुरिकल्चर में हो, यानी कोई भी कल्चर, ओलेरिकल्चर तो वहाँ पे से फार्मर्स वो टाइम बच जाएगा कि जो वो नर्सरी फार्मर्स का वो टाइम बच जाएगा कि सीडलिंग उगाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम फार्मर्स का बच जाएगा, और वो सीधे नर्सरी से लेके आ जाएगा और वो एफर्ट्स बच जाएंगे। ठीक है। वही चीज़ इसमें है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। देखिए, काफ़ी रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार के अवसर ज़्यादा खुल जाएंगे अगर नर्सरी आसपास की किसी एरिया में होती है। यानी कि उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे उसको इरिगेशन देना है, और लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, कब-कब उसको इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ कंट्रोल के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए पहले इंजीनियर्स को काफ़ी काम मिल सकता है, और आपका जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है उसमें काम करने का, उस फील्ड में काम करने का, उनको रोज़गार मिल सकता है। और साथ-साथ में जो सीख रहे हैं, लर्नर हैं, उनको मिल सकता है। और जो नहीं सीखे हैं, यानी जिनको भी चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है अच्छा खासा, तो वो भी, उनको भी यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। तो ये तो बात थी आज की वीडियो में डेफ़िनेशन की एंड इम्पोर्टेंस की। तो अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट जो भी नर्सरी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, नर्सरी ग्रो करने के, वो हो गया। और साथ-साथ में इसके कितने-कितने क्लासिफ़ाई कैसे-कैसे किया गया है इसको, जैसे कि इरिगेशन के बेस पे भी इसको क्लासिफ़ाई किया गया है, और साथ-साथ में इसको इसके प्रोडक्शन के बेस में किया गया है। तो इस तरीके से, और उसका यूज़ के बेस में इसको अलग से तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी या फिर आपको कोई भी पॉइंट में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड लाइक एंड कमेंट तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।